नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना पीआईआर करेंगे। क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अरे नहीं, पंचायती राज नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात करेंगे आज, उसके रोल की बात करेंगे और बात करेंगे क्या-क्या इश्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट में कि पेंडेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, अंडर ट्रायल इतने लोग हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन किया था उसका थोड़ा-सा राइट अप ले लेते हैं एंड देन वी विल गो। आपको मैं याद करा दूँगा क्या, हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, क्या उसका पावर होता है और क्या इश्यूज है। ये तीनों चीज़ मैं आज आपको याद करा दूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हम लोग ने बात किया था उससे। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे, जो फेलिक्स साहब बोले थे कि जुडिशियरी ब्रीथेड लाइफ इनटू द इनर्ट पेजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? हाँ, इनर्ट पेजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप साइंस बैकग्राउंड होगा तो आपको इनर्ट गैसेज आप सुने होंगे, ठीक है ना? तो वो इनर्ट पेजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा ना मतलब कि चूंकि ये ऑर्गेनिक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, ये ऑर्गेनिक है। तो ये सब चीज़ें जो फील आता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल, तो ये सब ये जुडिशियरी के उसमें मतलब कि रहने से ये सब चीज़ें फील आता है। अब आप बात कीजिएगा कि जो लॉर्ड ब्राइसी क्या बोले थे, तो ये बोले थे क्या, इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज डार्क, हाउ ग्रेट इज द डार्कनेस। ठीक है ना, कि अगर लैम्प ऑफ जस्टिस जो इंडिया में बोला भी जाता है ना, ये कि मतलब आज करेंट जजमेंट एंड ऑल को देख कर तो आपको एक टाइम लग भी जाता होगा कि हाँ भाई, कि जस्टिस का लैम्प जो है ना एकदम डार्क हो गया है अपने कंट्री में, ठीक है। बट स्टिल ऐसा मतलब होप बनाए रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब कह कि नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गवर्नमेंट देन द वर्किंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मतलब इससे अच्छा कोई और टेस्ट नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट मतलब अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, और इससे ज़्यादा फेलियर कहीं अपना गवर्नमेंट दिखा नहीं सकता है, क्योंकि जुडिशरी और गवर्नमेंट का एक तो एकदम ऐसा लगता है कि कोलैब कर लिया है दोनों, है कि नहीं। चलिए खैर ठीक है, बेसिक में देख लीजिएगा। तो बेसिक में क्या है, 22 23 24 इस तरह से करके याद रखें। क्या 22 23 24? हाँ, 222 रहेगा तो वो क्या है, ट्रांसफर के बारे में बात करता है, ठीक है। 23 रहेगा 323 ए, तो ये बात करता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। और 124 तो भाई आप भूल ही नहीं सकते, यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस, जिसमें क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। देखिए 124 और 324 हमेशा याद रखिएगा। 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। और उसी तरह से अगर आप बात कीजिए 324 तो हमारा क्या है, मतलब इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की सब की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों याद करवा दिया? अरे ये इसीलिए कि देखिए, जो इतना आपने अभी वैकेंसी या पेंडेंसी इतना बढ़ गया है, लेकिन अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना के रखेंगे ना, तो क्या होगा कि मतलब बहुत सारे जो केसेज हैं वो उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मतलब रियल केसेज जो है, जो ज़्यादा मीनिंगफुल केसेज हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस और क्रूशियल केसेज है, वो हमारे कोर्ट में हो पाएगा। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑल, देखे ना थे मतलब वो यशवंत जी की यहाँ से पैसा मिला था, तो फिर उसको दिल्ली से मतलब वहाँ ट्रांसफर करा दिया गया था। वो इसी आर्टिकल के थ्रू ट्रांसफर करा दिया गया था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद बोले कि डस्टबिन समझे हो क्या, कि कचरा सब ला के यहीं पे डाल दोगे ऐसा कमेंट आया था बहुत। मतलब अगर देखिए मतलब कोर्ट एंड ऑल में ऐसा बात हो रहा था, बहुत बड़ा बात है ये, हम लोग का बात नहीं कि कुछ भी कभी भी बोल दिया जाता है। 124 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब वैसे तो आपको पता ही होगा कि हम लोग ना, अगर याद हो आपको तो बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट इतना में तब हम लोग का क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर फॉर्म हुआ था, अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो। अब डेटा में देखेंगे तो डेटा में तो भाई मतलब ये तो आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि लगभग 5 करोड़ जो है वो केस क्या है अभी मतलब पेंडिंग है अपने मतलब जुडिशरी सिस्टम में। और उसमें से भी देखिएगा तो लगभग 87 से 88% तो जो अपना सब ऑर्डिनेट कोर्ट में है, और लगभग मतलब 12.3 आप देखिएगा तो वो हाई कोर्ट में है, और 0.16 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। हाँ हाँ, तुम कैसे याद कर लेते हो, हमको भी याद करा दो। अरे देखिए, इसको याद करने का क्या है, हम तो ऐसे याद कर लिए। इसको 0.16% है ना, तो देखिए एस है, तो एस क्या होता है, 19 नंबर पर आता है, और सी क्या होता है, 3 नंबर पर आता है। तो 19 में से 3 गया तो क्या गया, 16 हो गया। तो 0.16, अब 16% तो हो नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में ये लगभग 12.5% है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, पॉइंट मतलब 16% होगा। तो ये 19 में से 3 गया 16, उस तरह से हम याद कर लिए। फिर ये हाई कोर्ट का है, तो ये हाई कोर्ट का देखिएगा तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो 11। तो अगर 11 लगभग 11% पे आप लिखिए तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन इसे है 12.30 है। और जो रिमेनिंग बच गया तो वो क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ गया। तो उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए कि मतलब जजेज का पॉपुलेशन रेशियो, तो अपना लॉ कमीशन जो है, तो वो बताएं कि अपना जजेज का पॉपुलेशन रेशियो जो होना चाहिए तो 50, लेकिन है कितना, तो अभी 21 है। तो आप समझ रहे 2.5 टाइम्स लगभग क्या है कि अभी अपने पास कम है। तो ये क्या है कि जस्ट टू द पॉपुलेशन, तो क्या हमें जज बन जाना चाहिए? हाँ, देख लीजिएगा वो भी ठीक ही रहेगा। जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो क्या है, 21 है पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों पर, ठीक है ना। लेकिन लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है, तो वो 50 होना चाहिए 1 मिलियन लोगों पर, ठीक है। अब आप देखिए, वही हम बात कर रहे थे पेंडेंसी का, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो पेंडेंसी ऑफ द केसेज इतना ज़्यादा होगा तो उसका मेन एट्रीब्यूट जो जाता है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जाता है क्योंकि वैकेंसी इतना ज़्यादा है। अब ये अब याद करना होगा ना, तो आप सीधा कुछ नहीं याद कीजिएगा, सीधा लिखिएगा 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4, तो 1/3 वाला देखिए 3 ज़्यादा है ना, तो इसको रख दीजिएगा कि ये कहाँ पर होगा, तो ये हाई कोर्ट में होगा। ये 4 कम है, तो ये कहाँ पर होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट में होगा, ठीक है ना। तो उस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, तो 1/3 मतलब 32% के लगभग जो सीट वैकेंट कहाँ पर है, तो वो हाई कोर्ट में है। और 1/4 जो है सीट वैकेंट कहाँ पर है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जुडिशरी का, अभी हम लोग और इस पर बात करेंगे, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग
रोल ऑफ जुडिशरी पर। हम आपको आज बोले हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो नहीं, लेकिन आपको हम क्या तो रोल और पावर और उसका जो इशू क्या है वो हम आपको आज याद करा देंगे। देखिए, जब भी हम पिछले क्लास में भी इस पर डिस्कस किए थे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के रोल पर बात आएगा ना, तो आप पहले याद कीजिए इंडिविजुअल से जाइएगा। क्या हाँ, कि मतलब अगर हम एज एन इंडिविजुअल हमको क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, तो भाई आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। क्या हाँ, आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है ना, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के थ्रू आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं, सीधे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। तो वो वहां से आपको आर्टिकल 32 वाला याद रहना चाहिए। उसके बाद ये मतलब सुप्रीम कोर्ट है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है। क्या हाँ, मतलब जो भी आपको फंडामेंटल राइट मिला है तो कहाँ से मिला है? सुप्रीम कोर्ट से ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तो हम ही लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे ठीक है, मान लिए आप सही बोल रहे हैं, वो है, लेकिन इस चीज को जो आप लिखे हैं तो ये कौन मेंटेन करके रखता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करके रखता है भाई, कि यही लोग हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी होना चाहिए। इनडायरेक्टली आपका सुप्रीमेसी की बात करता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिएगा, इसी बात को और दूसरे फ्रेज में रखा जाए तो ये क्या है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन है? तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ही अपना है। तो ये जुडिशियरी सिस्टम इस तरह से आपका हेल्प करता है। हम बताए थे कि सोसाइटी के बारे में, कि जब सोसाइटी में क्या सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है, जुडिशियरी सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। उसको आप विशाखा गाइडलाइन देखिएगा जो 1997 में आया था, तो उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पहले वर्क फोर्स पे हरासमेंट होता था, सेक्सुअल हरासमेंट होता था, तो जाता था तो उसको बोलता था कि धमका दिया है, छेड़खानी कर दिया है, कुछ छीन रहा था, तो इस तरह का बात हो रहा था। लेकिन जब तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई ये क्या है, इतना सेंसिटिव इशू को लेकर इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो विशाखा गाइडलाइन दिए और बोले कि भाई कि इस पर आपको नियम कानून बना लेना है कि अगर कुछ। अब उसमें भी मतलब करने में तो देखे तो मतलब 10 साल लग गया उस पर भी कानून बनाने में सरकार को। तो विशाखा गाइडलाइन से क्या किया, तो जस्टिस इंश्योर किया। अब हुसैन आरा खातून केस आपको याद ही होगा, हुसैन आरा खातून केस एंड स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अपना मतलब 1979 के करीब में आया था, ठीक है ना। हाँ, मतलब 1979 में ये आया था। तो उस टाइम तो कपिला हिंगोरानी थी। वो कपिला, देखिए वो क्या हुआ था ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हुआ क्या था ना कि मतलब न्यूज़पेपर में ऐसा निकला, क्या हाँ, न्यूज़पेपर में ऐसा निकला कि अंडर ट्रायल बहुत सारे मतलब वहाँ पर कैदी फंसे हुए हैं बिहार के जेल में, अंडर ट्रायल। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि मतलब चोरी किए तो उसका 6 महीना का सजा या साल भर का सजा है। अब वो 5-6 साल से वो जेल में ही मतलब बंद है। उसका मतलब जो सनी देओल बोलता है ना, तारीख पे तारीख, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सारा तारीख भी नहीं आ रहा है। क्या हाँ भाई, तारीख भी नहीं आ रहा, तो वो इसे मतलब अगर उसका तारीख आ गया रहता और उसका पता चलता कि ये चोरी किया है, तो 6 महीना का सजा काट के निकल जाता है। ऐसे 5 साल से वो जेल में पड़ा हुआ था। तो वो एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट आया था, कपिला हिंगोरानी मतलब उस टाइम वकील थे, वो लेकर चली गई वहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कि हम इसके बिहाफ पर हम मतलब इसके बिहाफ पर लड़ेंगे। ऐसे हम लोकस स्टैंडाई मेरा नहीं है, ठीक है ना, हम इससे मतलब ऐसा नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू फाइल दिस केस एंड ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना मतलब थोड़ा सा जेनरस होकर पहली बार, तो ये PIL का जो जेनेसिस है ना, यहाँ से इसी तरह से हुआ था, ठीक है ना। तो अब बाद में तो देखिएगा कि जस्टिस भगवती एंड ऑल, तो उन लोग का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि वो मतलब इस सब चीज़ को फिर ये की थी। तो हाँ, कहाँ से हम लोग, हाँ, तो ये चीज़ है। तो वहाँ से आप देखिएगा कि जो कपिला हिंगोरानी थी वो सब ये मतलब आगे चल के ये सब किया। तो उसमें क्या है कि निकल के आया कि 40,000 ऐसे कैदी थे जो कि वहाँ पर फंसे हुए थे। तो एक मतलब सोच रहे हैं ना, एक सुप्रीम कोर्ट का एक ये कि हाँ कि भाई कि उस PIL को वो एक्सेप्ट कर लिए, या कोई और आके उस पर किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो उससे क्या 40,000 का, तो किस तरह से सोशल जस्टिस इंश्योर हो रहा है, तो वो भी देख लीजिए। अब फिर लास्ट क्लास में भी बताए थे कि जो मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, ADR, तो उसके पहल के कारण ही आप देखिएगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कंसेप्ट था उसको मतलब कि ये खत्म कर दिया गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में इसका हाथ आता है। जो इंस्टीट्यूशन लेवल पर आए, तो फिर हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, इंस्टीट्यूशन लेवल पर बात आती है तो ये मतलब चेक्स एंड बैलेंस बना के रखती है। क्या हाँ, ये चेक्स एंड बैलेंस बना रखती है अदर दो मतलब पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी उस पर, जैसे जुडिशियरी पर और लेजिस्लेटिव पे। तो ये इसका एक काम होता है। दूसरा इसका एक काम ये होता है कि आप देखिए तो मतलब जस्टिस को इंश्योर करा के रखने में, क्या हाँ, जस्टिस को इंश्योर करा के रखने में ये सिर्फ चेक्स एंड बैलेंस से तो ऐसा काम नहीं होता। ये सेपरेशन ऑफ पावर को भी ये मेंटेन करके रखती है, जो कि आपके आर्टिकल 50 में ये है, इंसरीन है, तो उसको ये करके रखती है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इतना इसे ये सब कुछ करके क्यों मतलब ऐसे मेंटेन कैसे कर पाती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि स्टेट में ही कुछ इंटर स्टेट कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, या स्टेट सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये किसके पास जाते हैं? आप सीधे चल जाते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन में, आर्टिकल 131 के थ्रू कहाँ चल जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही चल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी ये जस्टिस इंश्योर करके रखती है। और ऐसा ये मतलब इतना जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो ये क्या करने की कोशिश कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या करने की कोशिश कर रही है? सुप्रीम कोर्ट लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। क्या हाँ, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हुए क्या करने का, ये सब कैसे कर सकता है? तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जब तक नहीं रहेगा तब तक ये नहीं कर पाएगा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी बना के रखते हैं। तो इस तरह से
आप देखिए कि ये क्या होता है, रोल ऑफ जुरिडिक्शन है। और हम लोग अब आपको जल्दी ही हम आपको राइट अप दे देंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, हम आपको राइट अप दे देंगे। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, थ्रू द राइट्स ऑफ आर्टिकल, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और यहाँ पर लिख दिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करेंगे तो रिट जुरिडिक्शन में आता है, इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। तो क्या है, हेविज कॉर्पस है, मेंडामस है, सेट्योरी है, और उसका प्रोहिबिशन एंड क्विवेरेंट है। तो फंडामेंटल राइट वाला आप वीडियो देखिए, तो इसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब ये देखिए, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द रिव्यू, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन पर भी हम लोग ये करते हैं। तो रिव्यू करके मतलब जुडिशियल रिव्यू तो आप जानते ही होंगे, तो उससे क्या करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे भी जुडिशियल रिव्यू को। अब करा इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, तब ये क्या है, लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शन, क्या, हाँ, तो लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इससे क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। प्रमोट सोशल जस्टिस, क्या, हाँ, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है थ्रू द जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविजन। तो ये विशाखा गाइडलाइन हो गया, और ये हुसैनारा खातून केस हो गया। प्रोटेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, तो क्या है, इंसर्ड इन आर्टिकल 50 हो गया। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है ना, फेडरलिज्म वाला जो मैटर है ना, वो सबको डिस्कस करता है। एजुकेट अपॉन द फेडरल डिस्प्यूट, ठीक है ना, मेंटेन द फेडरल बैलेंस, वो 131 है। अब चेक्स एंड बैलेंस का देख लीजिए, तो क्या ये कह रहा है कि मेक्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल। हाँ, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबल तो बनाता ही है कि भाई अपना आप काम नहीं करेंगे तो क्या हमको बीच में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ, यही ये पूरा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ करना है। क्या, जुडिशियल इंपार्शियलिटी, क्या, जुडिशियल इंपार्शियलिटी पर भी लास्ट क्लास में पूरा डिस्कशन हुआ था। प्रिजर्व जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेसिव, जैसे कभी कभी क्या होता है, लेजिस्लेटिव या मतलब एग्जीक्यूटिव डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। हो गया। अब ये देखिए, अब हम लोग है ना, अब हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, क्या, तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक चीज ये करने का कि हम लोग अब देखते हैं कि पावर ऑफ द, क्या, हाँ, पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो उसके पावर को देखते हैं, ठीक है ना। और पावर को देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्या, हाँ, पावर को देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो पावर के बाद हम लोग उसका देखेंगे कि क्या इशू क्या है, तो उसको भी हम लोग अभी देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा ना, तो पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 10 गो आर्टिकल हम बताएंगे, और उसी 10 आर्टिकल से अपना काम हो जाएगा, क्या, हाँ, 10 आर्टिकल आप याद रखिए। जैसे ही पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ना, तो आप 10 आर्टिकल याद रखिएगा, और उससे ही अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये आर्टिकल कौन कौन सा है, पहले हम वो आर्टिकल को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम आर्टिकल को लिख लेते हैं, और उसके बाद हम है ना इस सारा का डिस्कशन कर लेंगे। तो ये आर्टिकल हम लोग देखिए, आपको 13 से याद आ रहा होगा, क्या, हाँ, आर्टिकल 13 में क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 में हम लोग देखते हैं जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं से वहीं से मतलब हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 13 के बाद आपको कुछ याद आ रहा है, हाँ, अभी तो भी डिस्कस किए हो तुम, आर्टिकल 32, हाँ, तो ये भी सही है, आर्टिकल 32 आपको याद आ गया। आर्टिकल 32 के बाद आपको कुछ याद आ रहा है क्या, अब आप तो सीधे चल जाइए। तो 124 में क्या हो गया कि मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो 124 को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए कि 129 पर हम लोग आ जाते हैं, क्या, हाँ, 129 पर आ जाइएगा ना। तो 129 में देखिए, इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की भी बात किया जाता है, क्या, हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाँ भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब कि मतलब सुप्रीम कोर्ट वट एवर डिसीजन एंड ऑल सब कुछ होता है, तो वो रिकॉर्ड करके रखा रहता है, ठीक है ना। अब उसी पर आप कमेंट कर देंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी आपको इसी आर्टिकल के थ्रू लग जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें आर्टिकल 131 है, इसका नाम सुने हुए, अभी तो तुम बोले हो, हाँ, आर्टिकल 131 हम अभी ही बोले हैं, क्या है, फेडरल कोर्ट के बारे में जो होता है, तो वहां पर ये मतलब जो डिस्प्यूट होता है फेडरल कोर्ट को, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एक होता है आर्टिकल 136, ये क्या होता है, अरे ये स्पेशल लीव पिटिशन होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट बने रहिए साथ में। तो ये यहाँ इसे इसका पावर होता है। तो 10 आर्टिकल बोले थे तुम, हाँ, तो 3 2 5 हो गया। अब यह देखिएगा तो 136 हो गया, तो 100 क्या होता है कि आपको 42 होता है। अच्छा, 142 में क्या होता है, अरे 142 में कुछ नहीं होता है, आपको पता ही हो कि कंप्लीट जस्टिस के हम लोग बात करते हैं। फिर इसको कुछ नहीं क्यों बोल रहे हैं, अरे ये बहुत बड़ा बात है, कंप्लीट जस्टिस। इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए ना सुप्रीम कोर्ट जो भी एक्टिविज्म या ओवर रीच जुडिशियल जो भी कुछ डिसीजन आपको लगेगा ना कि भाई ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी सिस्टम, तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू ये करता है। और एक होता है मतलब एडवाइजरी जुडिडिक्शन, उसको 143 में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हमको और यहाँ पर लिखना था, आप देखिएगा 13 है, यहाँ से मैं लिखता हूँ कि ये देखिए आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्या हो गया था अपना, एक तो 13 हो गया था, एक तो आप देखिएगा 32 हो गया था, और एक यहाँ पर 121 होता है। ये 121 क्या होता है, ये आर्टिकल 121 है ना, तो इसमें आप देखेंगे ना कि बात ये होता है कि आप वट एवर सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये डिसीजन है, तो यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट, वो डिसीजन को आप डिस्कस नहीं कर सकते फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ठीक है ना, हाउस ऑफ द पीपल के फ्लोर पे, लोकसभा राज्यसभा, आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते, ये है। तो ये तो 8 आर्टिकल हुआ। देखिए 2 आर्टिकल ना हम यहाँ से लेंगे कि आप देखिए कि ये आर्टिकल इसमें देखिएगा कि 226 में हो जाता है, क्या, हाँ, आर्टिकल 226 में भी आप जा सकते हैं उसमें, और इसमें हो जाता है 211 कि हाई कोर्ट में आप हाई कोर्ट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस नहीं कर सकते। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इतना ही आर्टिकल से हम आपको पूरा समझा देंगे कि भाई कि कैसे जो है क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, क्या, हाँ, पावर ऑफ जुडिशियरी,
ठीक है ना। तो यही हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए अब जुडिशरी का पावर है तो आप देखिए पहले आप ही अपने लड़ाई होता रहता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि आई सी इन द कोर्ट, क्या, हाँ आई सी इन द कोर्ट। तो कोर्ट में आप जाते हैं, तो कोर्ट में आप जाइएगा तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जनरली जाइएगा कोई भी विवाद को लेकर। तो कोई भी विवाद को लेकर आप जब जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो फिर वहां से भी तो एक होगा ना कि भाई कि अगर वहां नहीं मिला न्याय तो हम कहाँ जाएंगे, तो अब हाई कोर्ट में जाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा अगर हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, अरे हाई कोर्ट में नहीं हुआ तब आप कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस आर्टिकल के थ्रू आप जाते हैं ना, क्या, हाँ जिस आर्टिकल के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ना एपेलेट जुरिडिक्शन। ये क्या होता है, ये होता है अपलेट जुरिडिक्शन। तो इसी के थ्रू आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओ ये तो तुम बहुत अच्छा बात बताए। हाँ तब हाई कोर्ट से तो कभी कभी क्या होता है ना कि, लेकिन आपको ना हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, अरे जैसे देखिए अपना यहाँ पर भी देखिए ना कि तबियत किसी का बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो वो जिला से अगर मतलब रेफर करता है तो नहीं बोलता पटना ले जाने के लिए, तो बोलता है सर रेफर कर दीजिए आप यहाँ से, आप अपना मतलब जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है तो वहाँ से आप रेफर करवाते हैं, तब ना लेके जाते वो रेफर वाला कार्ड लेके। तो उसी तरह से ये हाई कोर्ट से भी जो होगा ना तो वहाँ से वो रेफर वाला कार्ड एक देता है कि अब आप जाके ना सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा अगर कहीं कार्ड नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस यहीं पर आ जाता है आपका आर्टिकल जो है, आर्टिकल 136, क्या, हाँ इसी को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। ये क्या होता है, अरे ये जब मतलब जब उस तरह से सर्टी वगैरह नहीं मिलता है ना तो स्पेशल लीव पिटीशन लेके और आप जैसे मतलब आप जल्दी से जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहे तो आप इस मतलब आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए तो ये जुरिडिक्शन वाला पार्ट भी देखते रहिएगा कि कितना जुरिडिक्शन होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो वो सभी हम आपको बताते रहेंगे आर्टिकल से ये करके। तो ये क्या हो गया, अपीलेट जुरिडिक्शन हो गया, ये क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग अब शुरू से हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से। अब आर्टिकल 13 में, जब आप आर्टिकल 13 में जाइएगा तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि आर्टिकल 13 क्या है, तो आर्टिकल 13 आपको जुडिशियल रिव्यू का आप अगर कहिए ना कि जेनेसिस जो है तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 से ही होता है। क्योंकि आर्टिकल 13 कहता क्या है, हाँ बता दो क्या कहता है। देखिए फंडामेंटल राइट में आप पढ़े थे कि आर्टिकल 12 क्या होता है, स्टेट का डिफिनेशन देता है, और 13 बताता है कि क्या लॉ नहीं है। क्या बोले, आर्टिकल 13 यह बताता है कि क्या लॉ नहीं है। मतलब अगर लॉ जो है कि अब देखिए इसमें ऐसा कहा जाता है कि एनी ऑर्डर, क्या, हाँ अगर कोई भी ऑर्डर आप देंगे या एनी एक्शन, क्या, हाँ कोई भी एक्शन आप लेंगे या एनी लेजिस्लेशन, क्या, हाँ एनी लेजिस्लेशन, तो एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट, एनी अमेंडमेंट, तो कोई भी मतलब एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट। तो ये अगर आप, ये क्या है, अगर ये इनकंसिस्टेंट है, क्या, हाँ अगर ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और इन डेरोगेशन है, मतलब कम समझ रहा है, इनकंसिस्टेंट है मतलब उसका मैच नहीं कर रहा है, या इन डेरोगेशन है क्या, या उसको मतलब ऐसा करके दिखा नीचे दिखा रहा है किसको, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, किसको, तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस लॉ को या उस एक्शन को या उस लेजिस्लेशन को या उस अमेंडमेंट को हम क्या बोल देते हैं, नल एंड वाइड बोल देते हैं। और यही नहीं, यही क्या है आपका आर्टिकल 13 से क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। अब इसमें जो ये पार्ट 3 वाला बात रहा था जो आर्टिकल 13 में, तो अब उसमें ये भी हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्या, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, अब वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से अगर मैच नहीं करेगा या उसको आप हटाने का कोशिश कर ये कीजिएगा तो वो क्या, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू आपका जितना लॉ जो है कि वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। ये है आपका आर्टिकल मतलब 13 से उस तरह से जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, नहीं हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी फॉर द टाइमिंग के लिए आप इतना समझिए। उसके बाद आप देख लीजिए आर्टिकल क्या है, 32। तो आर्टिकल 32 में आपको अभी बता दिए थे, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है कि ये देखिए हेवी कॉर्पस एमेंडा में सेरेसरी है, ठीक है। तो आपको पता है हेवी कॉर्पस में क्या बोलता है, हैव द बॉडी। इसी को आप देखिएगा तो आपका जो मतलब इमरजेंसी का टाइम था, इमरजेंसी का टाइम जो 1975 में हुआ था, तो यही हेवीज कॉर्पस को जो है ना, ये हेवीज कॉर्पस को क्या किया जाता, खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। आपके हेवीज कॉर्पस को क्या किया गया था, खत्म कर दिया था, गिरफ्तार करके सीधे जेल में, गिरफ्तार करके सीधे जेल में। तो ये हो गया हेवीज कॉर्पस। उसके बाद मैंडामस, मैंडामस एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दिया था कि भाई अपना कम्बा जो है ना कि ठीक से क्या करो, जैसे कि
अगर कोई नहीं लिख रहा है आपका क्या एफआईआर वगैरह नहीं लिख रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा कि भाई वो काहे नहीं तुम लिखता रहता यार, पैसा वैसा नहीं दे रहा है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। अच्छा ऐसा होता है, हाँ हो जाता है। तो ये देखिए, तो ये है क्या रिट जुरिडिक्शन हो गया, या पावरफुल एमएलए वगैरह है, रेप किया है तो उस केस में भी नहीं लिखता है। तो ये हैवी कॉर्पस हो गया, ये मेंडामस हो गया, सेरेसरी। तो आप देखिए सेरेसरी जो है और ये प्रोहिबिशन है, तो इसको तो हम लोग ये प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर करके हम लोग याद किए थे कि अगर ऑर्डर दे दिया है क्या, हाँ ऑर्डर दे दिया है तो उसको तो सेरेसरी में आ जाएगा। अगर काम अभी चल ही रहा है, अगर हाई कोर्ट में इस तरह से बात चल ही रहा है तो वो प्रोहिबिशन में आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट वहां से केसेस मंगा लेती है। क्यों वारंटो तो होता है क्या, क्वेश्चन पूछना है अथॉरिटी से, इसका मतलब होता है कोई वारंटो लेटिन वर्ड है तो उसका मतलब इस तरह से होता है कि आप मतलब ऑन व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट पोस्ट। तो उस तरह से हम लोग ये आर्टिकल 32 का देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, और वही ये सुप्रीम कोर्ट में हो गया। अब उसी को अगर हाई कोर्ट में आप लेकर जाइएगा तो वो हो गया 226 में। अब हम लोग आते हैं 121 में। अब देखिए आर्टिकल 121 में क्या कहता है कि हम लोग इसका बात बहुत कर लिए कि जितना भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, जितना जो भी जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको ना आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिस्कशन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू आर मतलब नो मूविंग द दिस वन, आप वो मूव कर रहे हैं आप मतलब अपना बिल को कि उसको हमको हटाना है, ठीक है। तो अगर आप उसको रिमूव करने का बात कर रहे हैं तब तो आप उस व्यक्ति के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, अदरवाइज तो ये मतलब प्रोहिबिटेड है। तो उस तरह से आप यहाँ पर ये देख लिया। अब वही अगर आप, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अब वही अगर हाई कोर्ट में अगर जाइएगा क्या, वही इस एक चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप। ये जो है ना, ये हम लोग हेवीज कॉर्पस की बात कर रहे थे, ये हेवीज कॉर्पस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये था हमारा 75 में, इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ये देखिए, तो अब ये एससी का हाँ, तो ये 211 में आ जाता है, ये आर्टिकल क्या 211 में आ जाता है जब हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, 129 पर। तो 129 आपको हम बताइए दिए कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, और यहाँ पर ये क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाएगा अगर आप उस तरह से डिस्कशन कीजिएगा कि ये उस कास्ट के कारण, ये रिलीजन के कारण ये दे दिया है, या इसका जेंडर बायस है उसके कारण ये आदमी ये मतलब अथी कर दिया है, ये क्या बोलते हैं उसको कि जजमेंट दे दिया। जैसे आप देखिएगा ना कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेज है वो बताया कि सेंगर जो है कुलदीप सिंह सेंगर, तो वो आप मतलब आप समझिए कि ऑफिस नहीं है क्या, हाँ मतलब वो उस पावर में नहीं है, उसको स्टेट नहीं माना गया और उसको छोड़ दिया गया। तो आप बोलते हैं कि ये मतलब कोर्ट का ये गलत डिसीजन है, आप उस सिंगल आदमी सबका नाम लेकर नहीं बोलते कि ये आदमी पैसा ले लिया होगा सिंगर से इसीलिए ऐसा दिया है, इस तरह का कमेंट करना शुरू कर दिया ना पर्सनल होकर, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बात सही ही है लेकिन आप बोलिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब उसका 31 में देखिएगा, तो आर्टिकल 31 में हम लोग अभी यहाँ पर देखे हैं इसीलिए ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 31 में आप देखिए कि जो भी फेडरल इशू होता है ना, तो उसका डिस्कशन करने का पावर किसके पास होता है, तो ये मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो अब देखिए, अब इसमें ना थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्पेशल लीव पिटिशन देख लिए, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना हम आपको देखिए, ये आर्टिकल 31 है ना, आर्टिकल ये जो है, तो इसको है ना आर्टिकल 131 को ना हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी बोलते हैं क्या, हाँ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अच्छा, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, अरे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है ना कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओ, जैसे ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देखा ना, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में आप अपील करके जा रहे थे, उसमें आपको कुछ दिक्कत हुआ था, आप स्पेशल लीव पिटिशन से गए, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। जैसे अब जैसे में देखिएगा तो आपका फंडामेंटल राइट का इशू हो गया, फंडामेंटल राइट का इशू भी तो लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया। ये अपीलेट मैटर जो वाला ये हो गया, तो ये तो आपका 32 में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया। और आप ये फेडरल इशू को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया। अच्छा, तो क्या एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है क्या कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो और कहीं ना हो, वो भी होता है, लगता है आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर देखिएगा, तो एक होता है क्या एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। तो एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन क्या होता है ना कि इसमें हाई कोर्ट का बात ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अब जैसे आप देखिएगा तो मतलब रिकमेंडेशन जो लिया जाता है कॉलेजियम में ये करने के लिए, आपका हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज ये करने के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट सीजीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके 4 सीनियर मोस्ट जज को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं कि वो क्या हो गया, आप ज्यूरिडिक्शन ये हो गया, ये क्या एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन हो गया। तो इसमें आप कॉलेजियम रख सकते हैं, कोलिजन सिस्टम रख सकते हैं। और पहले मतलब थोड़ा सा और पहले जाकर देखिएगा, जैसे कि मतलब सेकेंड जज केस से पहले, तो वहाँ पर क्या होता था ना कि जो मतलब प्रेसिडेंट होते थे ना, तो वो मतलब सीजीआई से कंसेंट ले लेते थे कि हाँ कि इनको हम अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कि क्या बोलते हैं उसको, जो कंसल्टेंसी जो था, तो वो भी क्या था, वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन में आता था।
ऐसा होता है कि हाँ, तो आप देख लिए, आप एपेलेट देख लिए, आप स्पेशल लीव पिटीशन देख लिए, आप ओरिजिनल जुरिडिक्शन देख लिए, आप एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन देख लिए। अब एक और आता है क्या, हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग एडवाइजरी जुरिडिक्शन। क्या, हाँ, एक होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये किसका आर्टिकल के, ये तो आर्टिकल 143 के अंदर आता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। ओ, आपको अगर याद हो तो बताए हुए थे कि बेरूबारी जो केस था ना, जो 1960 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो अपना प्रीएम्बल जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन वाला ही बात था। ये पूछे थे प्रेसिडेंट कि बताइए, हेलो हेलो सुप्रीम कोर्ट, बताइए ना कि जो ये प्रीएम्बलवा जो है, तो ये पार्ट है कि नहीं इसका, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बोले ना है, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ही था। अच्छा, तो क्या एडवाइजरी जुरिडिक्शन बाइंडिंग होता है? अरे एडवाइजरी जुरिडिक्शन का अलग बात है क्या। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछे, प्रेसिडेंट आपको फोन करके सुप्रीम कोर्ट के इसके मतलब कि सीजीआई को कि हाँ, हेलो हेलो से हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, से हमको थोड़ा सा ये एडवाइस चाहिए था इस लॉ के बारे में, हमको थोड़ा सा बताइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो अपना सीजीआई है उसका मन है, वो मन है तो देंगे, या नो मन है तो नहीं देंगे एडवाइस। क्या मन है तो एडवाइस देंगे, या नहीं मन है तो नहीं देंगे। हाँ, अब देखिए, जहाँ अपना इंडिया में कि बिना मतलब में सब एक दूसरे को एडवाइस देता रहता है, ठीक है सर, आप देकर देख लीजिएगा, तो बिना मतलब में सब एडवाइस देता रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहे हैं तो ये देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। अच्छा, काहे कि इसके कारण एक ये भी हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देंगे ना, तो वो भी प्रेसिडेंट मान भी सकते, चाहे नहीं भी मान सकते। भाई, तो ये जो तेला वेला चल रहा है, ठीक है ना, तो ये काहे ऐसा करवा कर रखे हो। देखिए, काहे ऐसा करवा कर, क्या इसका इंपोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस एडवाइजरी जुरिडिक्शन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस यह है मेरे दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कि सरकार जो है कि कुछ एक्शन लेना चाह रही है, सरकार कुछ एक्शन लेना चाह रहा है, हाँ, मान लीजिए कि अपना कुछ टेरिटरी को सीड करना चाह रही है, कि हम अपना ना कुछ टेरिटरी जो गिफ्ट में हम देना चाह रहे हैं, कि हम बांग्लादेश को गिफ्ट दे देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से पहले जज से पूछ लिया कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो वो बता देगा कि हाँ, क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो एडवाइज, अगर एडवाइज वो पहले ले लिए क्या, हाँ, अगर वो एडवाइज पहले ले लिए तो इनके दिमाग में तो ये बात क्लियर हो गया ना कि ये कहीं पर अटकेगा नहीं, कहीं पर फंसेगा नहीं। नहीं तो अभी एक्शन डिसीजन ले लिए और उसका सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन कर दिया कि नल एंड वाइड कर दिया, तो छीछा लेदर हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर कि नहीं। तो उस मतलब तरह के केसेस के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले लिया जाता है, सो दैट कि बाद में छीछा लेदर ना हो। तो ये आप समझ गए बात, एक बात समझ गए कि नहीं, कि क्यों ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब देखिए, एक चीज़ आप समझ के रखिए, जैसे हम बेरूबारी केस का एग्जाम दिया है, तो एक एक समझ के रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो है ना, अगर जो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दिया ना, तो पूरे संसार पर अरे मतलब इंडियन टेरिटरी पर पूरे लागू हो जाएगा, एक्सेप्ट एक इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, किस पे लागू नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट के खुद पे लागू नहीं होता है। जे बात, हाँ, जे बात। तो आप देखिएगा, एक रिविजनरी जो होता है, क्या रिवाइज कर सकते हैं, तो वो जो जुरिडिक्शन होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का ही रहता है। तभी तो मतलब ये क्यूरेटिव एक्शन है ना। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ गलती बोला गया, तो कैसे ये करेगी, तो वो रिविजनरी जुरिडिक्शन से ये कर देगी। रिवाइजनरी जुरिडिक्शन जो है उससे वो क्या कर लेगी, उसको करेक्ट कर लेगी। क्या गलती हो गया था माई बाप, हम इसको जो है कि सही करना चाहते हैं। जैसे आप अगर सुने होंगे तो एक एक गोपालन केस सुने हैं कि नहीं, एक एक गोपालन केस, तो ये 1950 में आया। तो इसमें तो ऐसा कर दिया गया कि जो मतलब बोला गया कि नहीं 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 भाई, वो कि आपका जो है किसे ये आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ है, तो बस बात खत्म हो गया। एकदम नैरो व्यू लिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वही मनका गांधी केस में देख लीजिएगा क्या, हाँ, मनिका गांधी केस 1978 वाला में ये क्या बोले कि नहीं 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 नहीं, गलती हो गया था। तो ये देखिए, ये आपका हो गया क्या, रिविजनरी जुरिडिक्शन में आ गया। भाई गलती हो गया था, मेरी तो जवान फिसल गई थी कि नहीं नहीं, ये प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ तो है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करेंगे। और मेनका गांधी केस में बोला कि नहीं, राइट टू लाइफ इज नॉट मियरली फिजिकल स्टूडेंट, राइट ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट द लिविंग विद द चॉइस एंड डिग्निटी। ये बोला, खाली फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है राइट टू लाइफ, लाइफ का मतलब है लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ जीना है। तो आप ऐसा नहीं, आप उसका पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड व्यू, थोड़ा सा बहुत बड़ा ब्रॉड व्यू है सुप्रीम कोर्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन को उस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम लोग आर्टिकल में आगे देखते हैं। 136 हम आपको बता ही दिए हैं। ये क्या है, मतलब कहाँ था, स्पेशल लीव पिटीशन 136, 142 भाई, वो 143 हम आपको बता ही दिए, लेकिन 142 पर 142 तो क्या कहता है कि मतलब क्या ही बताए क्या कहता है। आर्टिकल 142 जो है ना, वो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है क्या। हाँ, ये क्या है,
कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ये मतलब सुओ मोटो भी ले लेते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि से ये जो है कि अपना सुओ मोटो लेकर भी काम कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कि नहीं नहीं भाई हम अपने लेंगे। जैसे आप कोलकाता वाला जो ऐसा रेप केस हुआ था वहाँ पर जो नर्स के साथ हो गया था, तो उसमें भी तो इसे सुओ मोटो लेकर ही आगे काम कर दिया गया था, ठीक है। आप तो इस तरह से जहाँ पर भी मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगता है, ऑनरेबल जजेस को लगता है कि भाई कि मतलब हमारे कंट्री में जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर ना वो लोग उस तरह से मतलब स्टेप इन कर सकते हैं। क्यों स्टेप इन करते हैं? कोई कुछ बोलता है तो बोलता है भाई आर्टिकल 142 में हमको कंप्लीट जस्टिस करना है। बोले पहले से इतना केस पड़ा हुआ है तो फिर आप क्यों ये सब करने लगते हैं? अरे देखिए, पहले से कितना केस पड़ा हुआ है, इट डजंट मीन कि कहीं पर हम अगर मतलब देख रहे हैं कि किसी का मतलब किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम आंख बंद कर लेंगे इसे। ये क्या बात हुआ कि आपको पहले से काम पड़ा हुआ है तो हम मतलब कोई अगर अभी एकदम कोई अच्छा काम आ गया तो वो हम नहीं करेंगे? तो जस्टिस देना काम है क्या? जस्टिस देना काम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आंख के सामने में अगर आप कुछ एकदम ही गलती करना शुरू कर दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लेगा। अब जैसे आप देख लीजिए मणिपुर वाला, वहां पर मिनिस्टर को भाई बता दिया गया कि इसे आपका हाउस बोल दिया गया है कि इसको यहाँ से निलंबित करना है, लेकिन वो हटाइए नहीं रहा है उस आदमी को, मिनिस्टर को हटाइए, कोई नहीं हटा रहा है। न लेजिस्लेटिव कोई एक्शन ले रहा है, ना एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट हटाओ इसको यार, मिनिस्टर को यहाँ से यार, फर्जी आदमी को। तो वो चीज़ है, वो चीज़ आपको दिखेगा। तो ये कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये स्टेप इन कर सकती है। अभी जो थोड़ा बहुत जो ये चीज़ है वो धूमिल हो रहा है, बट स्टिल पावर है सुप्रीम कोर्ट को, वो कभी भी अपना ये करेक्टिव मेजर लेकर और सब चीज़ों को अपसाइड डाउन चेंज कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं थोड़ा बहुत चेंज जो है कि अर्नब गोस्वामी में आप देखें उस तरह से उधर भी हो जाएगा। अब देखिए ये रोल ऑफ जुरिडिक्शन हम बता दिए थे आपको, तो इसका ना आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग ना क्या करेंगे कि पावर ऑफ क्या, हाँ अब हम लोग ना क्या करेंगे कि एक बार ये पावर तो देख लिए, पावर के बाद हम लोग देखते हैं इशू क्या है। हाँ इशू तो बहुत ज़्यादा है क्या, हाँ इशू जो है सुप्रीम कोर्ट में आप बहुत ज़्यादा है। तो इशू भी हम आपको 10-12 बता देंगे कि एग्जाम में आएगा ना, तो आप खटाखट खटाखट इशू भी बहुत सारा लिख दीजिएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत, ठीक से मिटा नहीं है, तो क्या करते हैं इसको ठीक से पहले एक बार मिटा लेते हैं। अब देखिए इशू में देखिए, तो पहले हम आपको यही बता दिए कि पेंडेंसी इतना ज़्यादा है कि उसका दिक्कत हो जाता है। लेकिन इंडिया ही ऐसा एक कोर्ट है क्या, इंडिया ही ऐसा कोर्ट है जहाँ पर जज जो है ना, जज जो है कि खुदे को, जैसे एक जज है तो दूसरा जज को अपॉइंट करेगा। ऐसा कहीं दुनिया में दूसरा जगह नहीं होता है कि एक जज जो है ना तो वो दूसरा जज को अपॉइंट करता है। तो अब हम लिख लेते हैं इशू विथ जुडिशियल सिस्टम। तो इशूज क्या है सो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो अभी आपके सामने हम इशू सब दिखाएंगे। तो पहला तो यही बात है कि जजेज अपॉइंटेड क्या, हाँ जजेज अपॉइंटेड जजेज, ठीक है ना, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है, ठीक है। तो जजेज अपॉइंट जजेस, ठीक है ना। तो जज ही जज को अपॉइंट करता है क्या, हाँ जज ही जज को अपॉइंट करता है। तो इसी को आप क्या बोल देते हैं, इसी को आप क्या बोल देते हैं, कोलेजियम सिस्टम बोल देते हैं। तो ये कोलेजियम सिस्टम जो है ना ये यूनिक है इंडिया में क्या, हाँ ये यूनिक है इंडिया में। तो इससे क्या आपको दिक्कत है क्या, हाँ भाई मतलब मान लीजिए कोलेजियम सिस्टम है, जज अपॉइंट करता है जज को। भाई इससे दिक्कत ये है ना कि आप देखिएगा कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों जो है ना ये क्या हो जाता है, ये दोनों जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और कंप्रोमाइज हो जाता है क्या, हाँ ये जज जो अपॉइंट, तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है ना, दोनों ऐसा करके हो जाता है कि भाई क्या दिक्कत है, वह हमको अपॉइंट किया है, हम अपना इस तरह से कर लेंगे। कोलेजियम सिस्टम को आप देखिएगा, तो कोलेजियम सिस्टम आप देखिएगा ये बहुत ओपेक है क्या, हाँ ये बहुत ओपेक है। आप देखिएगा तक कि जो मतलब प्रेसिडेंट एक हुए थे KR नारायण करके, वो पूछे थे कि भाई थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, ये क्या कोलेजन सिस्टम है। तो बोले नहीं हम लोग अपना में अंदर हम पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी बना कर रखे हुए क्या, हाँ अंदर हम अंदर ट्रांसपेरेंसी बनाने से होगा यार, कि इसको थोड़ा सा आप ठीक करेंगे। तो ये पूरा ओपेक सिस्टम है, ठीक है, ये ओपेक सिस्टम है। और आप इसमें एक देखिएगा प्लस, इसमें देखिएगा ना कि एक चीज़ ये इशू अब नया उभर के आ रहा है कि मतलब अंकल जज सिंड्रोम, क्या ये क्या बात हुआ, ये देखिए ना क्या बात है, अंकल जज सिंड्रोम। आप भाई देख लीजिए, तो वो जो जज सब है ना तो उसी के फैमिली उन्हीं का जज सब रहेगा। ये जो है कि वो अपना मतलब भतीजा को प्रमोट कर रहा है, तो उस भतीजा का जो इसका भाई है वो इसके बेटा को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरह से करके अब देखिए कि इसमें ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका सुनवाई, आपका जो केस का है तो उसका सुनवाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थोड़ा बहुत जो हेल्प हो जाता है ना वहाँ पर, तो ये तो भाई मतलब बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा और आप बहुत जल्दी बहुत आगे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ सब जो है ना, ये सब चीज़ अभी ना कहीं दिक्कत करता है। आप देखिएगा कि ये जो है ना कि
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फाइनलाइज करना है, तो अभी तक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं हुआ, तो इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत है, देखिए इससे क्या, हम पूरा लाइन से आपको लेके जा रहे हैं, इसी क्रोनोलॉजी में। आप एक क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं अमित शाह वाला, तो इससे क्या ना आपको पूरे याद रहेगा, दिमाग में छप जाएगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं हम आर्बिट इसके बाद ऐसे में तो हमको फिर कैसे याद रहेगा? तो इसीलिए हम एकदम क्रोनोलॉजी से याद किया, उसी तरह से सुनिएगा तो आपको भी उसी तरह से याद हो जाएगा। देखिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं किया, इससे क्या हुआ कि ये जो है रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम जो है ना, तो गवर्नमेंट इन एक्शन, क्या, हाँ, गवर्नमेंट इन एक्शन ऑन कॉलेजियम रिकमेंडेशन। तो आप देखिएगा कि जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन होता है उस पर बैठ जाता है सीधे मतलब नाग छत्र बाबा की तरह। कौन? तो ये अपना गवर्नमेंट, कि भाई अपॉइंट नहीं कर रहा है। तो भाई अपॉइंट नहीं करे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप भी तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं किए, आप एक्शन काहे नहीं ले सकते? इतना कमजोर आपका। जब आप कॉलेजियम सिस्टम, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, ये फलाना ढक्काना 50 रंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट जो इनएक्टिव होता है तो वहाँ पर बताइए कि भाई आप काहे नहीं उसको कर रहे हैं फाइनलाइज कीजिए, नहीं तो हम दोसर दे रहे हैं उसको लीजिए। तो आप जब अपने से अपॉइंटमेंट वाला रिस्क ले लिए हैं तो भाई अपॉइंटमेंट कम कैसे है? अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आप देख लीजिए, वैकेंसी पूरा बढ़ जाता है। हम आपको बताए हैं कि 1/4 कहाँ पर है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में है, एंड 1/3 कहाँ पर है, हाई कोर्ट में है। ये वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये कितना ज्यादा वैकेंसी। यहाँ तक क्या हो गया, वैकेंसी हो गया तो क्या हो गया, वैकेंसी हो गया तो क्या होता है, सब आपको बताते हैं। वैकेंसी से क्या हो जाता है कि पेंडेंसी बढ़ जाता है। वैकेंसी से क्या होता है, पेंडेंसी बढ़ जाता है। अब देखते हैं ना कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है। अभी ना आपको हम बताए थे कि 0.16% जो था वो था आपका सुप्रीम कोर्ट में। फिर आप देखिएगा तो 12.3 जो % रहता है वो रहता है हाई कोर्ट में। और आप उसके बाद देख लीजिएगा तो 87.5 जो रहता है वो आपका इतना % कहाँ पर रहता है, सबऑर्डिनेट केस में पेंडिंग। तो ये पेंडिंग आपको नहीं दुख लग रहा है कि भाई कि देखिए वैकेंसी इतना ज़्यादा है और ये पेंडेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आप ये सब नहीं किए। तो देखिए एकदम इसी तरह से सिस्टम आया, तो इससे आपको दुख नहीं लग रहा हो, तो इससे आपको दुख लगना चाहिए कि 75% जो प्रिजनर्स है आर अंडर ट्रायल्स। आप ये बात समझ के आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि 75% मतलब कहने का मतलब है 3 out of 4 आर अंडर ट्रायल। मतलब 3 out of 4 जो प्रिजनर है जेल में अभी बंद, वो क्या है कि अंडर ट्रायल है भाई। कि मतलब उसका तो अभी ट्रायल ही नहीं हुआ भाई, उसको उतना सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं, भगवान देखने नहीं जा रहा है। लेकिन भाई वो इसी तरह से ना 40,000 केस हो गया था, तभी ना कपिला हिंगुरानी लेकर आई थी तो आपका हुसैन आरा खातून केस हुआ था। यही सब ना के कारण हुआ था। वो अभी भी पड़ा होगा ना सब। अच्छा तो बेल बॉन्ड भर के, अरे बेल बॉन्ड सबके पास उतना पैसा थोड़ी जाता है कि बेल बॉन्ड भर के तुरंत, मतलब उतना अच्छी नहीं ना रहता यार सबके पास। आपको लगता होगा यू आर प्रिविलेज नो, फॉर दिस यू विल फाइंड दैट कि हाँ कि जस्टिस मतलब उस तरह से। आप तो हमको लगता है कि जिस तरह से सिंगर उंगर बड़ा केस हो गया, आपको भी लग रहा हो कि आपका भी कोई औकात नहीं है। मतलब जो जब आ जाता है एमएलए एमपी और बड़ा बड़ा बाहुबली के पास, जैसे ब्रिज किशोर, ये सब का बात आ जाएगा तो कोई औकात नहीं है भाई। लगता है एकदम सर्व कर रहा है, पूरा जुडिशरी सिस्टम जो है कि वहाँ पर सर्व कर रहा है उन लोग को। ये यहाँ पर इस सब का कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। ठीक है। और एक और बात नहीं बोल रहा था कि रोए के रहली तो आँखिए खुदा गेल, खान सर बोले थे कि रोए के रहली तो आँखिए खुदा गेल, वही वाला बात है। एक और बात बोला था, गरीबी में आटा गिला। इतना ज्यादा दिक्कत हो तब वही में कर तो वर्किंग डे जो है और कम है सबसे इंडिया में क्या। हाँ ये देखिए वर्किंग डेज अपने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का सबसे कम है इन द वर्ल्ड। ये चीज वर्ल्ड में सबसे कम अपने यहाँ पर है। मतलब इतना ज्यादा दिक्कत में ये एगो और साला दिक्कत। ये भाई ये इशू कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा। चलिए खैर, अब देखिए 9 में, अब यहाँ पर देख लीजिए ये मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन। मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन देख लीजिए तो ओबीसी 1/5 ऑफ पॉपुलेशन, एससी 1/10, एसटी 1/10। तो ये तो कहानी है आपका। मतलब आप देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि 60% ओबीसी है तो 12% से कम में उसका उसमें रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये अगर 60% आप मान रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका
12% से इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो ये लगभग आप समझिए ना, अगर आप इसको 60% मान रहे थे, ये आपका लगभग 11% है। ये एससी का पॉपुलेशन लगभग 20% मान रहे हैं, तो ये इसका जो है ना कि लगभग 2% इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका आप लगभग 10% मान रहे हैं, तो ये जो है कि इसका जो है 1% ये है। अब ये मान लीजिए कि आप कह देंगे ये 20% नहीं है, मान लीजिए 19% है अभी पॉपुलेशन, तो ये 2% है। ये मान लीजिए 9% है, तो ये 1% है। तो देख रहे हैं ना, लगभग लगभग इस तरह का आपको मिलेगा आपको। लेकिन वही अगर आप बात करेंगे मतलब अपर कास्ट मेल का, क्या, हाँ, अपर कास्ट मेल का, तो इसका पॉपुलेशन बनता है 7% लगभग, मतलब 15% मान लीजिए 7%, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन है 70%। मतलब अगर टोटल अपर कास्ट का देखिएगा तो वहाँ पर 80% इसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि वुमेन का मात्र 10% है। तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, जेंडर रिप्रेजेंटेशन, तो आप ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी मात्र 10% है। समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब आप अगर इस सबको अगर नहीं पूरा पार्टिसिपेशन पूरा उसमें नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस उस तरह से नहीं ना इंश्योर रहता है, तो कहीं ना कहीं बायसनेस तो फील होता है। आप कहते हैं कि हम कोलिजन सिस्टम से ये कर रहे थे, यही कोलिजन सिस्टम से कीजिएगा भाई। रिप्रेजेंटेशन के नाम पर 0 नील बटा सन्नाटा, क्या कहें हम। उसके बाद एक बात आता है, देखिए अफोर्डेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, क्या, हाँ, अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो बात आएगा कि अफोर्डेबिलिटी की ख़त्म है भाई। आप बात कीजिएगा एक्सेसिबिलिटी की, वो ख़त्म है। मतलब अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन क्या है, अवेलेबिलिटी में भी क्या है, तारीख तो आ नहीं रहा है, तो ना अवेलेबिलिटी है, ना एक्सेसिबिलिटी है, ना अफोर्डेबिलिटी है। तो यही सब पूरा इशूज है भाई, ठीक है ना। तो ये मतलब अब नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहिए तो इसका राइटअप आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और हम बहुत मतलब ये चीज़ है कि एक तो कोलिजन सिस्टम जो है ना, कोलिजन सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का आप एकदम मतलब वीडियो सब ऐसा देखना चाहते हैं जिससे पूरा आपको याद ही हो जाए सिस्टम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।